यदि आपकी थाली में खीर परस दी गई हो और वह काली हो, यानी जो चावल हो वह काला हो, आपके थाली में जो भात हो, ओदनम, ओदनम माने भात, दाल के साथ जो आप खा रहे हैं, सब्जी के साथ, पनीर के साथ, आलू गोभी की सब्जी के साथ, वो अभी काला हो, तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। लेकिन उस काले चावल को पहले राजा महाराजा खाते थे, बड़े बड़े लोग खाते थे। आज आम आदमी की थाली में वह चावल पहुंच रहा है। यह है काले चावल की खेती। हम इस समय बिहार में हैं, बिहार के बिहटा में हैं। बिहटा प्रखंड है पटना का। यह स्वामी सहजानंद की कर्मस्थली है, जिन्होंने सबसे बड़ा किसान आंदोलन अपने जीवन में आयोजित किया था। किसानों के सबसे बड़े नेता थे यहाँ। महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष बाबू सभी लोग आए थे। यह आप काले धान की खेती देख रहे हैं। यह खेती कब यहाँ आई, क्या पैदावार किस तरह से होती है, कितने रेट में बिकता है, यह बहुत काम का वीडियो है दोस्तों। खेती किसानी से जो लोग भाग रहे थे, बड़े बड़े IIT करने वाले लड़के अब किसानी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा दोस्तों। दिखाता हूँ आपको। डांड और मेड़, मतलब यह मैं डांड पर बैठा था, इसे मेड़ भी कहते हैं। छोटा छोटा मेड़, बड़ा बड़ा मेड़। यह काले धान की खेती आप देख रहे हैं। इसे आप देखिए, इसे जब इसकी कुटाई होगी तो इसमें से नीला निकलेगा, नीला नीला चावल, और फिर नीला ही भात होगा, काला नीला। फिर बड़ा मज़ा आएगा खाने में। यह पौष्टिक गुणों से परिपूर्ण है और शुगर फ्री है। शुगर फ्री वाले लोग अब इसको ज़्यादा चाव से खाने लगे हैं। मैं इस बारे में बताऊंगा, इस चावल को दिखाऊंगा भी। यद्यपि हवा चलने के कारण यह धान की फसल थोड़ी गिर गई है। यह काफ़ी, इसका डंठल काफ़ी बड़ा होता है। आप अगर इसको देखेंगे तो यह है, इसकी लंबाई 5 फीट, 5.5 फीट इस तरह से होती है। 4 फीट से कम नहीं होगी, 3 फीट से। आप इसे देख रहे हैं, अभी इनको देखिए। यह है, तो यह है मज़ेदार खेती। बिहार के हर ज़िले में इसकी खेती हो रही है। जो युवा इस खेती को कर रहे हैं पढ़ लिख करके, हम उनसे मिलवाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इनको प्रॉफिट हो रही है और कैसे मन में आया कि ऐसा करना चाहिए। हमारे बीच हैं लवकुश, पढ़े लिखे युवा हैं और लवकुश यह खेती कर रहे हैं। कई हजार युवाओं की टीम है इनके साथ। लवकुश, कैसे मन में आया कि यह खेती करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और हमारी टीम है आवाज़ एक पहल, जो 5000 युवाओं की टीम है। अच्छा। और हम लोग पिछले 3 साल से बिहार की खेती की बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं। काला चावल उसी प्रयास की एक कड़ी है। और जहाँ तक आपने बताया खेती करने का मन में ख्याल कहाँ से आया, तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो शहर में रह के भी गाँव को जी रहे होते हैं। और हम लोग पहले इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम करते थे, एजुकेशन के सेक्टर में काम करते थे, लेकिन दिल में इच्छा थी कि अपने गांव के लिए कुछ किया जाए, किसानों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम संस्थाएं हैं। तो तब से हम लोगों ने शुरू किया और आज 5000 लोगों की टीम है। बहुत सारे पढ़े लिखे युवा है, जैसा आपने बताया 26 IITian है, IIM से पढ़े हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत हाई पैकेज पे कहीं काम कर रहे थे, वो गाँव में आके खेती कर रहे हैं। तो एक अच्छा टीम बन गया है और बिहार की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन के हम लोग एक तरह से बोला जाए तो सूत्रधार साबित हो रहे हैं जी। यह है लवकुश और इन्होंने बताया कि किस तरह से खेती कर रहे हैं। यह पानी भी कम लगता है इस खेती में। तो एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से धरती का जल भीतर जा रहा है, भूगर्भ जल का लगातार दोहन हो रहा है, तो उसको भी हम बचाने में सफल होंगे जी। और एंटीऑक्सीडेंट भी है इसमें, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है। काला चावल 2 मायनों में खास है। हाँ। सबसे पहला कि हमारे पास अभी 1.5 लाख से ज़्यादा चावल की वैरायटी है। अच्छा। हालांकि अब तो खेती बस 20-25 वैरायटी की होती होगी, लेकिन 1.5 लाख वैरायटी में आपको जान के हैरानी होगी, सबसे ज़्यादा पौष्टिक चावल अगर कोई है तो काला चावल है। इसमें किसी भी अनाज से, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की जब बात होती है, तो किसी भी अनाज से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट इस चावल में पाया जाता है। इसके अलावा समान चावल और इसका अगर हम तुलना करते हैं तो समान चावल के बनिस्पत इसमें विटामिन B, E, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इसका मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ये शुगर फ्री है और शुगर एंटी कैंसरस भी है। तो इस तरह से शुगर के मरीजों के लिए, कैंसर के मरीजों के लिए और हार्ट डिजीज़ में भी काफ़ी फ़ायदा इसका नोटिस किया गया है। तो पहला तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक है, लोग इसको प्रीफर कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इसकी खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के माने तो इसकी खेती वैसे ज़मीनों पर करना चाहिए जहाँ वाटर लॉगिंग नहीं होता है।
तो और दूसरा इसमें बीमारियों का भी बहुत कम संभावना होता है, तो आपको पेस्टिसाइड यूज नहीं करना होता है। ये जो आप धान की खेत देख रहे हैं, ये जहर मुक्त है, मतलब इसमें कोई यूरिया दिया पोटाश ही नहीं गया है। इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक का भी कुछ नहीं दिया है, अच्छा। ये बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक। लेकिन अगर ऑर्गेनिक खेती किया जाए तो और भी बढ़िया होगा, पैदावार और भी अच्छी होगी। हाँ, पैदावार अच्छी होगी, लेकिन पैदावार ये भी खराब क्योंकि नहीं खुराक तो चाहिए उसे। जी बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्योंकि पहली बार इस भूमि पे लगा है और लोग मानते हैं कि इसका ओरिजिन कभी न कभी यहाँ था, तो इसलिए बड़ा बढ़िया हुआ। देखिए ये अभी एक दिखा रहे हैं, धान की फसल काट दी गई है, इससे 1.5 गुना इसकी लंबाई है, स्वादिष्ट भी है और इसकी महक अच्छी है, जी, खुशबू यहाँ तक खुशबू जैसे बहुत बढ़िया महसूस की जा रही है। डंठल इसका, और डंठल में भी खुशबू है, मतलब पशु भी मन से खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पशु बड़े चाव से खाते हैं, और जब इसकी खीर बनती है तो आसपास के घरों तक इसकी सुगंध पहुंचती है। और लोग, भगवान बुद्ध इस खीर को खाते थे, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा हम लोगों को जब इसकी खेती हम लोग प्रमोट कर रहे थे तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग बता भी रहे थे, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप जो पांडा लोग होते हैं उनके पास जाइए, उनके पास क्योंकि 2000 सालों का रिटर्न हिस्ट्री है। हाँ। तो उनमें हम लोगों ने देखा कि बहुत जगह जिक्र था कि भगवान बुद्ध, उनके अनुयायी और जो इस धर्म के फॉलोअर्स थे, उसका खीर हमेशा खाया करते थे, और वही लोग इसकी खेती को चीन और जापान तक लेके गए। अच्छा, जी। मतलब मूल इसका भारत में ही रहा है। बाद में जो बौद्ध भिक्षु थे वो लोग यहाँ से ले गए और फिर वहाँ, जैसा कि भारत को बताया जाता है, सोने की चिड़िया और बहुत सी चीज़ें यही थी, जी। बाद में विदेशों में गई। इसका इतिहास भी काफ़ी, जितना गुणवत्ता वाला चावल है, इसका इतिहास भी काफ़ी रोमांचकारी रहा है। एक ज़माने में लोग बोलते हैं कि मगध, जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं, यहाँ इसका सिर्फ इसी चावल की खेती होती थी, लोग इसी को खाते थे और बहुत मजबूत हुआ करते थे लोग। बौद्ध भिक्षु जब गए वहाँ पे चाइना, तो देखा लोग कमज़ोर हैं, तो काला चावल उन्होंने सजेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब लोग इसके बारे में जानने लगे तो कुछ समय बाद इसको प्रतिबंधित कर दिया गया आम आदमी के लिए, सिर्फ राजा ही इसको खा सकते थे, और महज 200 साल पहले तक ये आम आदमी के कैपेसिटी में नहीं था, क्योंकि ये प्रतिबंधित कर दिया गया था। हम लोग अभी सौभाग्यशाली है कि इस तरह की दुनिया में रह रहे हैं कि काला चावल हमारे प्लेट। लेकिन हमारे पूर्वज यह जानते हैं कि चाइना इतनी बदमाशी करेगा, हमारी प्रजात को खा करके इतना मजबूत होगा, तो वो लोग नहीं ले जाते। बिल्कुल। चलिए हम दिखाते भी हैं। हमारे साथ एक और युवा जुड़ गए हैं जो दिखाएंगे कि किस तरह से इसका चावल होता है कुटाई करने के बाद। शुभ नाम आपका? जी बीरू। वाह, सबसे पहले बहुत बढ़िया। आपको नमस्कार, आपको और भी। जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्ते। बीरू जी, दोनों हाथों में आपके लड्डू हैं। जी ऐसे कहा जाता है ना कि दोनों हाथ में लड्डू। बिल्कुल। तो दोनों हाथों में यह गेहूं होगा। काला गेहूं है, काला और एक गेहूं। हाथों में काला चना है। तो यह काला क्यों होता है गेहूं? इसमें क्योंकि इसमें एंथोसाइनाइन की मात्रा होती है, इसलिए इसका कलर काला होता है। तो इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हाँ, इसमें क्या है कि सामान्य गेहूं की अपेक्षा इसमें आयरन की मात्रा 60% ज़्यादा है, जिंक की मात्रा इसमें सामान्य गेहूं से 30% ज़्यादा है। अच्छा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी क्या है कि इसकी जो प्रोडक्शन है पूरे देश में अगर देखा जाए तो न के बराबर है, मतलब बहुत कम लोग इसके प्रोडक्शन। रेट बताइए मार्केट में इस गेहूं का रेट क्या है, इसका क्या है? इस गेहूं का जो आप जनरली देखते हैं तो MSP जो है, या फिर ऐसे भी मार्केट में 20 रुपये 15-20 रुपये केजी जाता है, लेकिन ये जो हमारे हाथ में काला गेहूं दिख रहा है ये आपको 60 रुपये किलो आराम से पिछले बार किसानों ने बेचा था। बाबा के यहाँ पहुँचा है कि नहीं? बाबा रामदेव के यहाँ बाबा जो बताते हैं भूरे रंग का गेहूं का आटा, तो अब तो बताएंगे काले रंग का या काला आटा और स्वास्थ्यवर्धक। ये एक अच्छा सवाल आपने, इसमें सवाल भी है। हाँ। इसका जो आटा होगा वो काला होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। इसका जो आटा है वो भूरे कलर की होगी, इसकी रोटी जो है भूरे कलर की होगी, और इसके स्वाद में और सामान्य गेहूं के स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। आप इसको आराम से खा सकते हैं। लेकिन यह काला होगा, नीला होगा यह? जी, इसका जो चावल, काले चावल, इसका जो नाम इसका फेमस है, काला चावल है, काला चावल है। जी, इसका तो चावल काला ही होगा। काला और गोरा में क्या दिक्कत है? अगर यही स्वास्थ्यवर्धक है बिल्कुल, तो काला खाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। भगवान राम, वैसे भी हमारे देश का भगवान जो राम कलर- श्याम वर्ण के थे, बिल्कुल। भगवान कृष्ण। एक बार दोस्तों बता दें, श्याम वर्ण की बात आ गई। मैं जब लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तो एक लड़के दीपक मिल गए थे। दीपक साहनी हैं, निषाद हैं, चौधरी हैं। तो दीपक, मैंने बाद में उल्लेख किया कि जब हम लोग भूख प्यास से तड़फड़ा रहे थे तो ठेले पर दुकान करने वाले दीपक ने हम लोगों को पानी पिलाया। अच्छा। दीपक का उस समय का कोई फोटो हमारे पास था, हमने उसका उल्लेख करते हुए वीडियो किया कि वह श्याम वर्ण वाला लड़का मिला और ऐसे।
बहुत गाली सुना बीरू। अच्छा। लोगों ने कहा आप वर्ण की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप यूट्यूबर हैं, आप मनुवादी हैं, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा अरे भैया, श्याम माने सांवले रंग का, गौर माने गोरे रंग का। यह मानस में गोस्वामी जी ने कई बार इसका उल्लेख किया है, राम के लिए श्याम वर्ण का उल्लेख किया है और उसमें, लेकिन बड़ा गरियाया लोगों ने। बहरहाल चलिए, उसका भी आनंद है, लोग देख तो रहे हैं, हमारे बारे में सोच तो रहे हैं। यह चना है जी। चना तो बहुत छोटा छोटा है और जो देसी चना होता है इसी आकार का होता है। उसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और उसमें जो सबसे मेन जो इसका डिफरेंस है ये है कि इसमें जो मीट से भी 5 गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। मीट में ज़्यादा प्रोटीन होता है क्या? जी। पता नहीं, मुझे अनुभव नहीं है अच्छा, आप नहीं खाते हैं? और अनुभव अब ऊपर वाला न करे कि ऐसा अनुभव हो। बहरहाल मैं किसी को रोकता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मीट से 5 गुना है इसमें प्रोटीन की मात्रा लेकिन ज़्यादा। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, ऐसा बताया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये अभी प्रोटीन का धारक होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा है। प्रोटीन होगा जी। और टेस्ट आपको आम चना के जैसा ही लग रहा आम होगा। चना के जैसा ही लग रहा है और उतना कड़ा नहीं है। बिल्कुल। हमारे दांत आसानी से इसको अच्छा अच्छा। हाँ रदनक एक दांत होता है, चर्बणक, रदनक 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चर्बणक और चर्बणक। तो इससे हमें मतलब हमने अच्छे ढंग से चबा लिया है जी। तो यह है। लोकुश जी, कहाँ इसको आप लोग बेचते कैसे हैं? सबसे पहले तो इसको देख लीजिए कैसा, बहुत सारे लोगों को उत्सुकता होगी काला चावल दिखता कैसा है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ऊपर से इसका कलर काला होता है, अंदर का जो भाग होता है ये सब दिल वाला होता है। हाँ, ये उजला ही होता है अंदर का जो भाग होता है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल काला होता है। पकने के बाद ये बैंगनी हो जाता है। अच्छा। तो जहाँ तक इसकी बेचने की बात है, तो हम लोग का खुद का प्रोसेसिंग प्लांट है। हम लोग खुद से इसको मार्केट करते हैं, किसानों से खरीद मतलब के। एक तो कुटाई स्वयं कराएंगे? हाँ, इसका प्रोसेस का तरीका भी अलग है समान धान से, क्योंकि इसका दाना जो है लंबा है। अगर किसी सामान्य मिल में इसको कुटाएंगे टूट जाएगा। तो रबड़ मिलिंग जहाँ होती है बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांटों में, तो वहाँ पे इसकी कुटाई संभव हो पाती है। तो बिहार में ऐसे प्लांट हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसका कुटाई कराते हैं, वहीं से पैकेजिंग करके हम लोग अलग अलग हिस्सों में जाके मार्केट कर देते हैं। तो अभी विदेशों में आप लोग नहीं भेज रहे हैं? मांग कुछ क्या है? हमारे पास जितना भी सप्लाई होता है सब आसपास से निकल जाता है, यहाँ शॉर्टेज पड़ जाता है। अच्छा, अभी उससे अधिक आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, मैंने कई जगह बकरी पालन का दिखाया है, बत्तख पालन का दिखाया है, मुर्गी पालन भी दिखाने की हिम्मत कर रहा हूँ, दिखाया भी हूँ, 1-2 जगह दिखाया हूँ, आगे और भी दिखाना चाहता हूँ। जो लोग ऐसे कर रहे हैं, मछली पालन और तमाम इस तरह के स्वरोजगार की दिशा में लगे हुए हैं, सरकारी अनुदान लेकर के अथवा असरकारी तौर पर, सबको प्रमोट करने की हमारी जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम कर रहे हैं। लोकुश, हमारा वीडियो कब से देखते थे आप? हो गया हुआ तकरीबन। बहुत सारे जो आपके रूरल वीडियो होते हैं जो कि गांव को एम्पावर करते हैं, तो उस तरह के वीडियो काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था गन्ने की पेराई बैलगाड़ी से। अच्छा। तो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा था। जी जी, बैल से। तो कोल्हू वगैरह का भी वीडियो देखा था, चरपाई वगैरह का भी। इस तरह का जो गाँव को आप प्रमोट करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। लोकुश ने संपर्क किया, हम बिहार की यात्रा पर थे, तो फिर यह अवसर मैं भी नहीं गंवाना चाहता था। इनका उत्साहवर्धन करता हूँ। यह बिहटा आप देख रहे हैं, पटना का एक प्रखंड है। स्वामी सहजानंद जी ने इसे कर्मस्थली बनाया। यद्यपि पैदा हमारे यहाँ हुए थे गाजीपुर में, किसानों के सबसे बड़े नेता थे। यहाँ एयरफोर्स है और यहाँ हवाई पट्टी विकसित है, यहाँ IIT है, यहाँ तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और भी बड़ा प्रतिष्ठान है। राष्ट्रीय आंदोलन में भी इसकी महती भूमिका रही है और इन युवाओं ने बिहार सहित पूरे देश में एक संदेश देने की शुरुआत किया है कि मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, करने की आवश्यकता है। छोटा किसान है, छोटे रूप में करेगा। हमने एक जगह देखा, सिद्धार्थ हमारे यहाँ करते हैं, ऊपर बत्तख की खेती, नीचे मछली की खेती। बत्तख नुकसान नहीं पहुँचाती है, मछली नीचे भी रहती है, पानी के ऊपर बत्तख रहती है, उसके ऊपर और भी कई तरह की खेतियाँ। तो यह सब अच्छा लगा हमें। अभी सोनू सिंह यादव का हमने दिखाया था, बैलों से जो गन्ने की पेराई करके भेजते हैं, उनका गुड़ घर आकर के लोग ले जाते हैं, वो अभी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अभी पंकज राय का हमने दिखाया था गाजीपुर में, लौकी की खेती। उनका लौकी जा रहा है विदेशों में, यूरोप में जा रहा है, यूरो और डॉलर उन्हें मिल रहा है। तो भैया करने की ज़रूरत है, यकीन मानिए।
सुशासन बाबू ने, मैं नहीं जानता क्या होगा बिहार में। सुशासन बाबू ना आपकी तकदीर बदलेंगे और चाहे जो सरकार में अगर कोई आएगा तो वह बदलेगा। वो अपनी तकदीर बदल लें, यही बहुत है। अपने लिए अपने लोगों को संतुष्ट कर लें, यही बहुत है। और नहीं हमारे यहाँ के सीएम योगी साहब तकदीर बदलेंगे और नहीं प्रधानमंत्री जी बदलेंगे। तकदीर तो आपके हाथ में है। आप अपनी रेखा स्वयं खींचिए और अपनी तकदीर को संवारिए और सजाइए। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहते हैं लोग कुछ युवाओं को? देखिए, युवाओं को यही मैं बोलना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे भी हुआ जिसमें बहुत ही आश्चर्यजनक डेटा आया कि 1% युवा खेती में आना चाहते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि खेती में बहुत अवसर है, खेती में बहुत सारे संभावनाएं हैं। पहला नहीं है कि पहले के जैसा कि हमारे पास 2, 4, 5 विकल्प हैं। हमारे पास आज बहुत संसाधन है, बहुत विकल्प है। और सबसे बड़ा कि हर आदमी, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसका मार्केट, जितने भी दुनिया के लोग हैं सबके पास आपका मार्केट है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे युवा आए हैं जिनके आने से खेती की तकदीर बदली है, गांव की तस्वीर बदली है। और वो आज, पहले आईआईटी से वो 50 लाख रुपया कमाते थे, लेकिन गांव आए हैं और अब 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। वाह वाह। कोई बैंक का मैनेजर था और गौशाला चला के A2 मिल्क बेच के वो आज ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको विकल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप लोगों के परिवर्तन के सूत्रधार साबित होंगे। आपके आने से गांव की सेहत अच्छी होगी और आपके आने से पूरा तस्वीर जो बदहाली है खेती की, वो दूर की जा सकती है। तो आप सब गांव की तरफ वापस लौटिए, खेती कीजिए और दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कैसे करना है। अरे वही ना आलू का है, आलू को काट दिया, उसका चिप्स बना दिया और उसमें हवा भर दिया, उसको आप फाड़ रहे हैं दांत से और खा रहे हैं साहब। इतना सा हो रहा है, उससे कुछ है नहीं, कुछ हो नहीं रहा है। तो वही है, उसको कैसे हम प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे सजाएंगे। थाली में जैसे सब लोग खाना खाते हैं, कहाँ कहाँ हमको चटनी रखना है, कहाँ सब्जी रखना है, सलाद को कैसे सजा के रखना है, यही ना मार्केटिंग है। तो दोस्तों अच्छा लगा। और बीरू जी, फोन तो बहुत आगे आते होंगे। फोन तो अभी ऐसा है कि कुछ और झेलिए। फोन तो अभी क्योंकि कंटिन्यू बज रहा है अभी भी। हाँ, लगातार बज रहा है। यही मेरे साथ भी है। जी। तो बीरू, अगर लोग पूछेंगे कि हम कैसे संपर्क करें, हम कैसे या खेती करना चाहते हैं कैसे, तो थोड़ा सा लोड और लीजिए, बताइए नंबर कोई। मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, उस पर आप अपनी सारी जानकारी लिख के उस पर भेज सकते हैं। मैं उसको देख के रिप्लाई कर दूंगा। बता भी दीजिए रिप्लाई करने से, और कोई समय बता दीजिए। हाँ, कि 1 घंटा 2 घंटे हमसे बात करेंगे। 7070571989। इस पे व्हाट्सअप भी है, कॉल भी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7070571989। इस पे आप शाम में 7 बजे से लेके 9-10 बजे तक कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पूरे दिन लोग फील्ड में, खेत में इधर उधर बिजी होते हैं। किंतु काम की बात बहुत लोग पकाने लगते हैं। मेरे सामने भी समस्या आती है, और सर कहाँ हैं, सर क्या कर रहे हैं, सर नाश्ता में क्या किए हैं, सर इस समय दाढ़ी सेविंग क्यों नहीं करवा रहे हैं, सर जो शर्ट पहनते हैं, ठीक है उनका प्यार है, सही बात। लेकिन अब एक आदमी क्या किया, एक बार 2 बजे रात को एक फ़ोन आ गया बीरू। जी जी। तो अब हमने फ़ोन उठाया कि कहीं हो सकता है हॉस्पिटल का मामला हो, थाने का मामला हो, कोई इमरजेंसी होगी। गुरुजी प्रणाम। हमने कहा भैया नमस्ते। कहा गुरुजी कैसे बानी, ठीक है ना? हम कहे हाँ भैया ठीक, हाँ भैया ठीक है, बताइए। तो उन्होंने कहा बस हाल चाल लेना था। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा अरे 2 बज रहा है रात को। कहाँ गुरुजी नया सिम लिया हूँ और सोचा हूँ कि किस पर करें फ़ोन, तो सबसे प्रिय तो हमारे ही आप ही हैं, तो हमने कर दिया है। तो हमने कहा भैया बहुत अच्छा किए हैं, चलिए। यह रही बात। एक सज्जन रोज़ करते थे 3 बार। तो हमने पूछा कि देखिए आपका नुकसान होता है, पहले टैरिफ नहीं था तब की बात बता रहा हूँ। हमने कहा आपका नुकसान होता है, आप हरदम फ़ोन करते रहते हैं। गुरुजी जिससे प्यार मोहब्बत होगा उसी से ना आदमी करेगा। तो हमने कहा लेकिन आपका प्यार हमें बहुत दुख दे रहा है। एक बार अगर प्यार का इजहार करेंगे तो वही ठीक रहेगा। तो दोस्तों हम हैं बिहटा में, बिहार। यह एक बड़ी ज़मीन रही है, किसानों की धरती रही है, राष्ट्रीय आंदोलन की धरती रही है। और आज मैं काले चावल की खेती दिखा रहा हूँ, और आप भी अगर करना चाहें तो इस पर आप बात कर सकते हैं। विनम्रता के साथ हम तीनों का सादर नमस्कार, धन्यवाद।